मेरे ही उम्र का एक व्यक्ति जो मेरे पिताजी को रोज दूध पिलाता था, तबीले गाय भैंस पाल के रखा था, उसने 15,000 रुपए दिए, मेरी नौकरी उसने लिया। अब सोचिए मेंटलिटी का, देयर इज ओनली डिफरेंस, एकमात्र फर्क किस बात का? सोच, फर्क, मेंटलिटी फर्क। ये ईंधन है कारवा में या बाइकवा में जो पेट्रोलवा डालते हैं, वही इंसान के जीवन का ईंधन है, आपकी सोच। मैं नौकरी से मुक्त होकर खुश हो रहा था और वो बंदा मेरी नौकरी को लेकर खुश हो रहा था। यही तो फर्क था हमारे और उसके जीवन। और हमारी बहनें बैठी है और बेटियां भी बैठी है। सुनो, करो इस बिजनेस को, देख लेना, गुमनामी से अगर इंडिया के लेवल पर तुम्हारा नाम नहीं आया तो फिर कहना। 21वीं सदी का दौर है, वो 18वीं सदी वाली सोच नहीं चलती। हाय तेरी अबला यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी नहीं चलता। ये 21वीं सदी का भारत है। कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट बनती है, किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस बनती है। अरे कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें महिलाओं का वर्चस्व ना हो? आरसीएम करो, मजा आएगा। पुरुष प्रधान देश भारत, लेकिन आरसीएम ने नारी सशक्तिकरण का एक मजबूत बिंदु रखा है। और जितनी भी हमारी बहनें और बेटियां हैं, 40 साल से ऊपर की जो भी है हमारी बहन है, उससे नीचे वाली सब बेटी। इसलिए मैं दोनों बोलता हूं, बिजनेस करो। कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा। इस बिजनेस से जीवन में कैसे बदलाव आते हैं ये भी देखो, किसी और का नहीं, मैं खुद के जीवन से आपको कुछ उदाहरण दूंगा। सर, नौकरी छोड़ने के बाद पिताजी नाराज हुए, लेकिन मैं कलकत्ते चला गया। 1991 में मैं कोलकाता जाता हूं। इधर देखिए, 89 में मैं कोलकाता चला गया एक बिजनेस लगाने के लिए। बाप की नौकरी छोड़ ही चुका था। मेरी माँ के अकाउंट में जो भी पैसे थे और मेरी पत्नी के जो जेवरात थे, मास्टर अमीर नहीं होता है। बस मास्टर अपने बच्चों को इलिटरेट नहीं रखता, अशिक्षित नहीं रखता, अनपढ़ नहीं रखता, और बहुत धन भी नहीं होता उसके पास। लेकिन टीचर विश्व का, इस धरती का सबसे श्रेष्ठ कार्य है, जो भारत के भविष्य के निर्माता होते हैं। जितने भी शिक्षक या शिक्षण कार्य से जुड़े लोग यहाँ हैं, उनके लिए एक बार ताली बजा सकते हैं। चूंकि मैं टीचर सन हूं, तो इस पेशे से जुड़े लोगों के प्रति अगाध श्रद्धा रखता हूं और उनमें अपने माता पिता का अक्ष भी देखता हूं, बहुत सम्मान देता हूं। तो मैं आगे कह रहा हूं, 89 में कोलकाता चला गया। एक छोटी सी दुकान मैंने लगाई ज्वेलरी की, और वहीं शिफ्ट हो गया। 91 में मेरी माँ बोली कि अब तू अपनी फैमिली को भी ले जा। 2 साल तो मैं अपनी बहन के यहाँ रहा था, वहाँ मेरी बहन बहनों ही रहते थे पहले से। 1991 में वो लिखूंगा नहीं, 89 कोलकाता चला गया। 91 में मेरी माँ, मेरी पत्नी और बच्चों को मेरे साथ कर दी। अब कर दी तो वहाँ घर लेना पड़ेगा, तो एक घर लिया। वो घर कैसा था वो भी बताता हूँ। आपने बड़े अंदाज में मेरे नाम को प्रमोट किया, आपने मेरे को बुके दिया, आपने बहुत सारी चीजें की, बहुत सारा रिगार्ड रिस्पेक्ट मेरे को दिया। लेकिन मेरी असली औकात क्या है, जो मैं अब बताना चाहता हूँ। मैं जब वहां एक घर लिया तो एक छोटा सा कमरा था जिसमें मिट्टी की फर्श थी, मिट्टी के दीवार थे, ऊपर में छप्पर था, छप्पर झोपड़ी थी। वो मैंने किराए पर लिया क्योंकि उससे अच्छा कोई घर लेने की औकात नहीं थी मेरी।
मैं जीरो से स्ट्रगल करना स्वीकार किया था अपने बाप की सरकारी नौकरी छोड़कर। सुनो प्यारी मुनिया और आप हमारे भाइयों, जीवन में जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक रिवार्ड नहीं मिलेगा। ये नियम है प्रकृति का। हवाई जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित हैंगर में होता है। एयरपोर्ट पर एक हैंगर होता है, उसका भाड़ा लगता है। सबसे ज्यादा सुरक्षित वो हवाई जहाज वहीं पर होता है। पानी वाला जहाज शिप वो सबसे ज्यादा सुरक्षित बंदरगाह पर ही होता है। न डूबने का खतरा, न और भी कोई डेंजरस। लेकिन जरा सोचिए, जरा सोचो, क्या वो पानी वाला जहाज बंदरगाह पर रखने के लिए ही बनाया जाता है? क्या उड़ने वाला हवाई जहाज क्या हैंगर में रखने के लिए अरबों रुपए लोग खर्च करते हैं क्या? नहीं, यही जिंदगी है। सुरक्षा के शोकेस में मत रहो, इसके लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। अरे पानी वाला जहाज बंदरगाह पर रखने के लिए नहीं बनाया जाता, वो तो समंदर की खतरनाक लहरों से लड़ने के लिए बनाया जाता है। क्यों नहीं समझते? तुम्हारी जिंदगी भी सुरक्षा के घेरे में रखने के लिए नहीं बनाया जाता। तुम्हारी जिंदगी भी संघर्ष खतरनाक तरीके से करने के लिए बनाया गया है। डर लगता है, गिर जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा बोलो? जिसकी जिंदगी में सफलता नहीं, उसका जीवन मौत से ज्यादा बेहतर नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं। सक्सेस बिना जिंदगी मुर्दे से कम नहीं होता। तुम अपनी जिंदगी को एंजॉय तभी कर पाओगे जब तुम्हारी जिंदगी में सक्सेस हो, सफलता हो। सोचो, क्यों नहीं लेना रिस्क? मैंने उस झोपड़े में रहकर कारोबार शुरू किया। घर से दुकान, दुकान से घर, यही चलता रहा। 2-4 साल बाद मेरी मिसेज ने मेरे को बोला कि पैदल आने जाने में दिक्कत होती है तो कोई गाड़ी वाड़ी ले लीजिए। तो मैंने पहली बार गाड़ी खरीदी कलकत्ते में, और वो गाड़ी थी सेकेंड हैंड साइकिल, क्योंकि नई साइकिल खरीदने की औकात नहीं। सोचो बहना, सोचो, बात समझो। उस झोपड़े में जो हम लोग रहना शुरू किए थे, उस झोपड़े में एक चौकी थी, एक किरासन स्टोव था, बस जमीन पर खाना खाना, खाना बनना। आगे गंदा सा आंगन था मिट्टी का, उसके चारों तरफ गंदे नाले बहते। उस आंगन के बाद एक गंदा सा पखाना घर, जिसको अंग्रेजी में टॉयलेट भी कहते हैं, सही तरीके से पर्दे भी नहीं। मेरी पत्नी दूर सरकारी नल से पानी लाती, मेरे बच्चे कागज चुनने वाले बच्चों के साथ खेलते। यही मेरी जिंदगी थी, यही मेरी औकात थी, और यही मैं था। सोचो, समझो, मेरा बैकग्राउंड यही है। माता पिता की जिंदगी छोड़ो, मैंने अपनी रियल लाइफ जो स्टार्ट की है वो यही जो मैंने अभी आपको बताया। 1-2 साल बाद मैंने सोचा बच्चों को स्कूल में दाखिला दें, लेकिन उससे ज्यादा रोटी थी, मैं कमा नहीं पा रहा था। शायद धन का अभाव हो, शायद अनुभव का अभाव हो, शायद पर्याप्त सपोर्ट ना हो, शायद मेरी किस्मत ही खराब हो। मैं 2 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करता तो देखता तो 4 कदम पीछे हो जाता। 91, 95, 98 सन 2000 तक जाते जाते कहानी समाप्त हो गई हमारी। मैं डिफॉल्टर होने लग गया। 2000 के बाद मेरी स्ट्रगल यानी मेरा संघर्ष इतना खतरनाक था बहनों कि खाना बन जाता तो मैं थैंक्स बोलता भगवान जी को कि खाना बना, खाए हम लोग। नहीं, वर्ल्ड कम कर दो उसको। 2001 चला, 2002 चला,
2003 नहीं चल पाया। 2003 में अचानक, थोड़ा और कम था, 2003 में अचानक कुछ दबंग लोग आते हैं, मेरे को कॉलर पकड़ के बाहर कर देते हैं और मेरी उस छोटी सी दुकान पर 10 ताले लगा दिए जाते हैं। तू डिफॉल्टर हो गया, तू चला जाए यहाँ से, तू देने की औकात नहीं रखता, बस बात खत्म हो जाती है। जब मैं उस दुकान से बाहर आ रहा था, थोड़ा कंट्रोल करने को लिए शाम, दुकान से बाहर आ रहा था, एक चवन्नी भी मेरी जेब में नहीं थी और मैं सड़क पर आ गया था और मैं घर जाकर चुपचाप बैठ गया उसी चौकी पर। मेरी पत्नी कुछ ऐसी संभावनाओं से अवगत थी, वो मेरे को देखकर समझ गई कुछ गड़बड़ हुआ है। उसने कुछ पूछा बोला नहीं, चुपचाप मेरे बगल में बैठती है, मेरे कंधे पर हाथ रखती है, कहती है सब ठीक हो जाएगा, आप मायूस मत होइए। देखो, मैं याद नहीं करता हूं उन लम्हों को। अब बोला जाता है कि स्टोरी बताइए तो जाना ही पड़ेगा। बोलने से पहले तो मैं खुद इमोशनल हो जाता हूं।